नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 पर आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। सुना है कि संसद चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, शायद चल रहा है। तारीखें तो ऐसा कहती है कि मानसून का सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पहले ही आग्रह किया कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं किसी भी मुद्दे पर और चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष बैठकर संसद को चलाएं। लेकिन काफ़ी समय से लगातार एक गतिरोध बना हुआ है, हंगामा हो रहा है, विपक्षी सांसद अपनी मांग कर रहे हैं। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के मंत्री और आर्मी के जनरल रहे जनरल वी.के. सिंह साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद विजय जी। आपको देखकर, आपसे मिलकर एक खुशी भी होती है कि हिंदुस्तान में जब आप सेना में थे तो सीमाएं सुरक्षित थी, आप मंत्री हैं तो शायद देश भी सुरक्षित होगा। देश हमेशा सुरक्षित है। देश सुरक्षित है। सर, मानसून सत्र चल रहा है, ये तारीखों के हिसाब से तो चलता दिख रहा है, लेकिन अंदर से देखते हैं तो नहीं चलता। देखिए, कुछ आप सत्रों की अगर बात करें, एक मुझे लगता है कि एक विपक्ष की और जिसमें कांग्रेस की ज़्यादा भूमिका लगती है, दूसरे उनके साथ मिलते हैं कि कैसे अपने आप को पब्लिसिटी दी जाए। सबसे बढ़िया आप सत्र चलने मत दो, आप पोस्टर्स दिखाओ, आप हल्ला मचाओ, अगर ये हमने सत्र नहीं चलने दिया। इससे क्या नुकसान हो रहा है कोई नहीं सोचता। मैं कई बार सोचता हूँ कि इतने जिम्मेवार लोग हैं, इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपने लोगों को जाके क्या बताते होंगे जी कि जी हमने सत्र नहीं चलने दिया। सरकार कह रही है कि भाई हम हर चीज़ पे चर्चा करने को तैयार है, फिर भी हम नारा लगाते हैं चर्चा चाहिए, चर्चा चाहिए। कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा सर। वो कहते हैं चर्चा चाहिए, आप कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो फिर कौन है बीच में जो नहीं करने दे रहा? जो चर्चा चाहते हैं वो उसको सुन ही नहीं रहे। उनको कहते हैं भाई हम चर्चा के लिए तैयार हैं, कहते नहीं हमें तो चर्चा चाहिए। अब ये चर्चा कौन सी चर्चा चाहिए मुझे नहीं पता। वो कहते हैं जी महंगाई पर चर्चा करो, हम कहते हैं जी निर्मला जी उस समय थोड़ी ठीक नहीं थी, उनकी नासाज थी तबीयत। थोड़ा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जी। हमने कहा निर्मला जी आ रही हैं, आएंगी, चर्चा करिए, फाइनेंस का मैटर है, वो जवाब देंगे इसका। नहीं जी हमको तो अभी चाहिए चर्चा। तो ये कई बार लगता है कि बचकाना चीज़ है और कई बार बड़ा दुख होता है। और दुख इसलिए होता है कि इतने जिम्मेवार, इतने समझदार और इतने सालों से सरकार जो लोग किसी न किसी सरकार में भी रहे हैं और जिन्होंने इतने लोगों का प्रतिनिधित्व किया है क्योंकि चुनकर आए हैं, कोई अगर विदेशी डेलीगेशन आता है उसके अंदर भी आपको हंगामा करते हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये सर ऐसे कहा जाता है, संसद के बारे में आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि संसद चलाना प्राइमरी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो क्या ये माना जाए कि सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही अगर संसद नहीं चल रही? पूरी कर रही है, मैं तो बताया ना आपको जी। आप कहते हैं भी सब चीज़ों पे चर्चा होगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वो पूरे उस दिन का बिजनेस बनाती है, उसमें आप बहुत करते हैं। बाद में जाके कोई काला फेंटा बांध के आ जाता है, कोई पोस्टर लेके आ जाता है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि भाई इसको ये मत करो, नहीं मानते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख के लगता है कि इतना बचकाना चीज़ कैसे हो सकती है देश की संसद में। जी। कुछ तो गंभीरता होनी चाहिए, कुछ तो संजीदगी होनी चाहिए। सर, कुछ लोग कहते हैं कि संसद चलाने में एक सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, जिसे ट्रैक 2 कहते हैं। जैसे विदेशों में हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करते हैं, ऐसी एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी संसद के अंदर भी होती है कि सरकार के कुछ लोग विपक्ष के कुछ लोगों के साथ एक मतलब ऑफिशियल बातचीत होती है, अनऑफिशियल भी होता है। और कुछ लोगों ने कहा कि अब सरकार और विपक्ष के बीच एक जो कॉर्डियल रिलेशनशिप हुआ करता था, एक मिठास होती थी, व्यावहारिक मिठास भी, वो भी ख़त्म होती जा रही है और हम पर्सनल उस पर आ गए हैं, अटैक्स पर। इस वजह से ही परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं, विपक्ष के
अगर पार्टी के जो नेता हैं जी अगर वो हर चीज़ को पर्सनल लेते हैं तो नीचे तो सारे फॉलोअर हैं, उनको बोला जाएगा संसद नहीं चलने देनी तो नहीं चलने देंगे। वो पर्सनल तौर पे शायद चलना भी अगर चाहते हो वो नहीं होगा, क्योंकि उनको तो निर्देश मिला है। अब क्या कर सकते हैं उसमें? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है क्या कि अगर मानिए और विपक्ष के बीच में जो एक पर्दे के पीछे की जो व्यावहारिकता होती है या मिठास होती है वो खत्म सब कुछ होता है जी, लेकिन उनको तो निर्देश मिला कि भाई हमें तो निर्देश मिला, हम तो ये करना। नहीं तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि दो लीडरशिप के बीच में कुछ दीवार बन गई है लीडरशिप के बीच में कोई दीवार नहीं है। अगर आपको ईडी ने बुलाया है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, और आज की गड़बड़ नहीं है, सब जानते हैं उस गड़बड़ के बारे में जी। बहुत दिनों से तो सुब्रमण्यम स्वामी उसके ऊपर उस केस को के ऊपर पिटीशन किया कोर्ट के अंदर है जी। उसको अगर आप कहें कि नहीं जी मुझे तो नहीं बुलाना चाहिए, अरे भाई क्यों नहीं बुलाना चाहिए? आप देश के नागरिक नहीं हो क्या? वो तो गए हैं ना। नहीं गए हैं, लेकिन मैसेज उन्होंने अपनी पार्टी को क्या दिया? हम गए हैं तो अब हम आगे नहीं चलने देंगे। ठीक है, आप भाई राजा पैदा हुए थे, आप शायद अभी भी राजा। नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी 5 दिन तक गए, 50 घंटे कह रहे, 50 घंटे 60 घंटे गए। सोनिया जी भी पार्टी ने क्या किया? गए। मुझे बताइए उनकी पार्टी ने क्या किया, किसके निर्देश पे किया? नहीं, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं वो पार्टी लीडरशिप के समर्थन में आ जाएं, इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी के समर्थन में जो आएंगे जी, उनको नहीं पता क्या इस चीज़ के बारे में। अगर नेशनल हेरल्ड का केस है सबको पता है, मुझे कोई कांग्रेसी बता दीजिए जिसको नहीं पता हो। लेकिन ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे आपको, एजेंसी को, मतलब हम वो बात मैं कर ही नहीं रहा जी। मैं तो कह रहा हूँ कि हमको बुलाया क्यों है। अच्छा, मेन परेशानी ये है। हाँ, कि हमको बुला क्यों लिया? भाई हम तो क्या बोलना चाहिए मैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो ईडी का मामला है या जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इंट्रोगेटिव एजेंसीज हैं, वो सिर्फ एक तरफ देख रही हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष के जो लोग होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके खिलाफ ही ईडी की नज़र रहती है, वही सारे घोटालों को लेकर नज़र रहती है। और उनमें से भी कुछ लोग यदि बीजेपी में आ जाते हैं तो नेशनल हेरल्ड केस के अंदर ऐसा कौन है जो बीजेपी में जिसके खिलाफ जांच नहीं हुई है? जी, कोई है क्या? नहीं, नेशनल हेरल्ड के अलावा भी बहुत सारे मामले हैं और जो मामले हैं जी, जिसका जैसा होगा, जहाँ जिसकी पाई जाएगी गलती, वो भी उसी घेरे में आएगा। तो कानून तो एक ही है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने एक जांच की है कि इस इंटरव्यू के अंदर विजय त्रिवेदी ने गलती की है, तो मैं भी उसमें आऊँगा ना जी, कि विजय कुमार सिंह ने भी कोई गलती की होगी, तो दोनों के ऊपर जांच होगी। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो बीजेपी से बाहर रहते हैं तो आप उन पर ईडी के छापे पड़वाते हैं, कुछ करवाते हैं इन्वेस्टिगेशन, और फिर जब वो आ जाते हैं पार्टी में तो फिर या तो फाइल को दबा देते हैं या कुछ। मुझे किसी ने कहा कि ये जो वाक्य है जी, अपोजिशन इसका आरोप लगाता रहता है। ये वाक्य हर ऑपोजिशन आरोप लगाता है जी, हर ऑपोजिशन कहता है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ है। जी, ठीक है, कई बार होता भी, जी, कई बार असली चीज़ होती है, लेकिन असली और तंग करने के अंदर फ़र्क पहचानना चाहिए। और नेशनल हेरल्ड केस असली केस है, वो फ़र्क वाला नहीं। नेशनल हेराल्ड पर आ पड़े हुए। लेकिन वो कहते हैं कि ईडी के क्या है कि पास की नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़र तो ठीक है। मतलब दूर जो सामने बैठे हुए हैं ना, वहाँ तो उनको नज़र आता है चश्मे में ईडी को कि कौन कौन करप्ट है। पास में जो साहब के साथ बैठे हुए हैं वो नहीं नज़र आते। एक चीज़ मुझे बताइए, गोधरा के ऊपर एक एसआईटी बैठी जी, कितने साल चली? क्या किसी बीजेपी के सदस्य ने या किसी नेता ने या खुद मोदी जी ने कभी कुछ कहा उसके बारे में? उनको जब बुलाया गया वो गए, जितनी बार बुलाया गया उतनी बार गए, जो चीज़ उनके खिलाफ लिखी गई उतनी बार वो चलती रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। जी, क्या ये एक एग्जाम्पल नहीं है जिसको फॉलो किया जा सकता है? जी, भाई आपके खिलाफ कुछ नहीं है तो ठीक है, फिर हो जाएगा। होने दो ना जांच।
तो ये जो है ये सोचना, वो नेशनल हेराल्ड केस के लिए भी कहते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में तो कुछ है नहीं, क्योंकि न उन्होंने पैसा लिया न कोई काम किया। शेयर्स भी जो है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कानून में उनका जो भी है कि उसमें पैसा लिया नहीं स्वामी जी ने जबरदस्ती इतने साल चलाया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो तब होगा जब पैसा लिया गया हो, कोई ट्रांजैक्शन किया गया तो हो। निकलेगा। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा, पक्का लग रहा। आप नेशनल हेराल्ड कहाँ गया, कैसे उसको परिवार ने काबू कर लिया यंग इंडिया से, क्या उनके अंदर साँठ-गांठ हुई, परिवार के काबू करने के बाद उसकी स्थिति कहाँ गई, कितना पैसा कहाँ गया। नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग उनके शासन के दौरान वो बिल्डिंग पासपोर्ट ऑफिस को दे दी गई, उसका किराया भी आता है। नहीं, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो तो पैसा नहीं ले रहे ना, यानी सोनिया जी, राहुल जी, जो भी डायरेक्टर है मोटे तौर पे जी, ईडी को बताने दीजिए ना, वो तो ईडी बताएगी। भाई मैं तो इन्वेस्टिगेटिंग उसमें नहीं हूँ जी, ना मेरी वो मेरा क्षेत्र है जी। मैं तो ये कहूँगा कि अगर है आप अपनी जांच करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, जांच होने दीजिए, फिर जो सामने आएगा। एक और बड़ा इशू सर जिस पर आपने भी प्रतिक्रिया दी और आपके क्षेत्र का भी है कि अग्निवीर योजना सरकार की शुरू हुई, जिस पर काम हुआ, जो कारगिल के वक्त में जो विचार आया और उसको लंबे समय के बाद चालू हुई, लेकिन देश भर में उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। आप उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव, 42 साल का, 40 साल का अनुभव आर्मी में रहा? विजय जी, ऐसा है कि अगर मैं आपको चाय दूं और आप उसको कॉफ़ी समझने लगें और कहें कि कॉफ़ी ख़राब है, इसके अंदर तो चाय का टेस्ट आ रहा है, कॉफ़ी का टेस्ट आ ही नहीं रहा, कोई इलाज है क्या उसका? नहीं है ना। आप बिना योजना को समझे, जिस दिन उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके उसी दिन उसके ऊपर हंगामा शुरू होता है, चीज़ें शुरू हो जाती हैं जी। और कौन है इसमें, कहाँ तक जाती हैं चीज़ें, ट्रेन जल रही है, कौन जला रहा है, जो शायद फौज के अंदर कभी सेलेक्ट नहीं हो सकता, कोई दिव्यांग है, कोई कुछ है, कोई एज के अंदर दिखाई दे रहा है कि उस एज के अंदर, एज ग्रुप के अंदर भी नहीं है। तो प्रदर्शन तो वो करे जो अफेक्टेड है। लेकिन आपको क्या सुनने को मिला बिहार के अंदर? हम तो पप्पू जी के साथ आए हैं क्योंकि उनकी इलेक्शन की मीटिंग थी, था ना। ये भी आप लोगों के चैनल से ही हमने सुना। ये आप ही लोगों के चैनल ने दिखाया कि कैसे वो अखबार लेकर बिहार के अंदर ट्रेन जला रहे हैं, कैसे लोगों को उकसाया गया अलग अलग चीज़ों के लिए, बिना किसी चीज़ को समझे प्रदर्शन अगर हुआ है तो मंशा के ऊपर शक होता है। किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। ये सरकार की स्कीम है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। हमने फार्म बिल का विरोध किया था। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने ठीक से समझाने की कोशिश नहीं की या ठीक से समझा नहीं पाई, तो उसका जरिया है ना जी। आप पूछिए ना सरकार से कि भाई आपने ये बोला, इसमें क्या होगा जी। भाई आज की चीज़ तो नहीं है। कारगिल के बाद कमेटी बनी, उसके बाद अजय विक्रम सिंह कमेटी बनी, फिर शिकेटकर कमेटी आई। इस दौरान क्या सरकार बीजेपी की ही थी क्या? और अब उन्हीं चीज़ों को लेकर अगर एक मॉडिफाइड रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाई गई, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उनके काल के अंदर नहीं लागू हुई। एक डिमांड थी कारगिल कमेटी की कि परमानेंट काडर में और सपोर्ट काडर 1:1.1 की रेशो होनी चाहिए, यानी कि हर एक परमानेंट के लिए 1.1 सपोर्ट वाला होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो परमानेंट ना हो। अगर ये लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा है, आप भी उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, तो क्या ये समझ में नहीं आई क्या बात? और उसके बाद वो चीज़ें कहना जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई ना सिरा कोई पैर, कि जी इनको 4 साल के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। भाई साहब, पेंशन कब मिलती है? 17 साल की कलर सर्विस के बाद पेंशन मिलती है जी।
ऑफिसर को 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन मिलती है, उससे पहले किसी को नहीं मिलती पेंशन। हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन जब शुरू हुआ था 66 में, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद वापस चले गए, कोई उनको पेंशन नहीं मिली। जो उनकी सैलरी थी या जो उनका पीएफ था, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि रूल के हिसाब से, क्योंकि वो पेंशनर नहीं थे, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिला जी, जो कि रिटायर होने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। वो अब मेरे ख्याल से एक दो साल पहले शुरू किया गया है, जब इतने दिनों के बाद उसके ऊपर चीज़ें चलती रहीं। आपके सामने है ना। सर, आप जब ये कह रहे हैं कि चाय को कॉफ़ी समझ रहे हैं, तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूं कि सरकार के और लोगों के समझने में एक कन्फ्यूजन रहा कि सरकार ने उसको प्रोजेक्ट कॉफ़ी की तरह से किया थी चाय, फिर हमने चाय पी तो लगा कि ये तो कॉफ़ी नहीं है, या ये हो सकता है इसको ऐसे समझे सीधे तौर पर कि सरकार ने अग्निवीर योजना को आर्मी रिक्रूटमेंट के तौर पर पेश किया, लेकिन असल में वो आर्मी रिक्रूटमेंट नहीं है। देखिए, अग्निवीर योजना आर्म्ड फोर्सेस की योजना, सिर्फ आर्मी की नहीं है। आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके लिए जी। और बहुत साफ शब्दों में कहा गया, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 4 साल का टोटल टेन्योर होगा, 4 साल के बाद सब वापस जाएंगे। उसके बाद इनमें से हम 25% जो हमारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पर खड़े उतरते हैं उनको हम बुलाएंगे, दोबारा उनका टेस्ट लेंगे, उनको हम परमानेंट वो देंगे। ये तो किसी बच्चे को समझाओगे, लोगों ने ये समझा कि आप आर्मी में ही सबको भर्ती कर रहे हैं, अग्निवीर का मतलब, क्योंकि आपने बहुत समय से भर्ती नहीं किया आर्म फोर्सेस में। सभी आर्म फोर्सेस के अंदर सब जगह कमी है। हाँ। क्योंकि 2 साल से कोविड के अंदर कोई भर्ती नहीं। हाँ, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब आपने जब निकाली है सिंह साहब के आदेश, जो रिक्रूटमेंट में जाना चाहते थे नौजवान, उन्होंने कुछ नहीं सोचा जी। मतलब आपकी बात से मैं ये समझूं, उनको बताया गया, अरे तुम तो आर्मी में जा ही नहीं सकते जी, वो तो लेंगे नहीं तुमको जी, और तुम तो 4 साल के बाद सूखे घर आ जाओगे जी। हमारी जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है जी, किसी ज़माने में जी, हम 8वीं पास भी लेते थे। जी, ये नहीं कि वो खराब सिपाही थे, सिपाही बहुत अच्छे थे। उसके बाद हमने एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10वीं कर दी जी। बाद में, और मैं क्योंकि इसमें अग्रणी भूमिका कांग्रेस ने अपनाई है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद जब 12वीं की बात आई, योग्यता रखी गई, क्या उनके काल में नहीं रखी गई? और आपने उस समय कहा कि हमें टेक्निकली क्वालिफाइड लोग बाग चाहिए, सब कुछ टेक्निकल बन रहा है फौजों के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं? हम फिर 10वीं पर आ गए। हम कह रहे हैं 10वीं से लेकर हम 12वीं तक के लोगों को लेंगे और इनको 4 साल रखेंगे, और 4 साल के बाद अगर उसने 12वीं पास नहीं की है तो योग्यता के अनुसार फौज की सिखलाई को मिलाकर फिल्टर कर रही है उसको 12वीं भी, जब वो फौज से निकलेगा तो 12वीं पास होकर निकलेगा। ये भी कहा स्कीम के अंदर। उसका एक पेमेंट का सिस्टम भी रखा। अगर आप उस पेमेंट सिस्टम को देखो, तकरीबन जब आदमी वापस आएगा 20-24 लाख रुपए उसके पास होंगे। किस 10वीं क्लास के बच्चे को 4 साल के अंदर 20-24 लाख रुपए मिलते हैं? साथ में उसकी योग्यता भी 12वीं हो जाती है। साथ में उसको ये भी बोला जाता है भाई किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो वो भी बता दो, उसमें भी हम मदद कर देंगे। या जब आप जाओगे तो आप पुलिस फोर्स में चले जाओगे, आप अर्धसैनिक बलों में चले जाओगे, आप डिफेंस PSU में चले जाओगे। ये गारंटी कौन लेता है? मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन केवल ये रहा, और आप जिसको ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, कि जब अग्निपथ अग्निवीर योजना आई तो लोगों ने समझा कि ये आर्म फोर्सेस का रिक्रूटमेंट वो है ऑर्डर, और फिर आपने जब समझाया तो उनका ये तो गड़बड़ है, ये तो
एक तरह से फर्जी बात हो रही है, गलत बात हो रही है। और फिर कुछ आपके मित्र लोगों ने कहा कि नहीं कोई चिंता मत करो, मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन जाना, फिर मेरे यहाँ ऑफिस में लग जाना। तो उससे एक कंफ्यूजन हुआ, हल्की बातें एक दो लोगों ने की, उससे कंफ्यूजन हुआ। मुझे लगा कि उनको लगता था कि आर्म फोर्सेज का रिक्रूटमेंट है ये, और वो आर्म फोर्सेज का रिक्रूटमेंट नहीं था जी। कंफ्यूजन को भ्रामक तौर पे फैलाने में विपक्ष की पार्टियों का काम था जी। यहाँ तक कि वीडियो बनाए गए, किसी ने कहा जी कुछ कहा, किसी को पता ही नहीं कि भी पेंशन कब मिलती है। जिस दिन आपकी 20 साल सर्विस पूरी हो जाती है ऑफिसर की, उस दिन पेंशन के आप हकदार हैं, जैसे बाकी सेंट्रल सर्विसेज में। और जिस दिन हमारे जवान की 17 साल कलर सर्विस हो जाती है, वो पेंशन का हकदार है, उससे पहले आता नहीं मिलती। रूल है, सबको पता है। लेकिन अब आप इसको तोड़ मरोड़ कर कहें अरे तुमको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, तुम सूखे घर आओगे, आप लोग वो कहेंगे हाँ भाई यही सच्ची है, नेता तो यही है हमारे इलाके के। ये गड़बड़ है। और खासकर उन इलाकों में जहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं, वहाँ पर आप भ्रामक तौर पे यही घूम घूम कर कहते जाओ बार बार, तो लोग उसको सच समझने लगते हैं, वो दूसरी चीज़ देखना भूल जाते हैं। लेकिन सर ये इस सरकार में दूसरी घटना मैं समझ रहा हूँ, जैसे आपने समझाया, बात ठीक है, आपकी बात को मैं नहीं, कि सरकार 2 बार, मतलब यदि साफ शब्दों में कहें कि विफल रही लोगों को समझाने में। पहले किसान वाले मसले पर, किसान आंदोलन में 1 साल तक वो रहे और आप समझाते रहे, और फिर जब आपने विड्रॉ किया तो आपने कहा कि भाई लोग नहीं समझ पाए, योजना ठीक थी। और अब अग्निवीर के साथ भी यही हुआ। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन स्किल में सरकार के फेल्योर है, ऐसा नहीं मानते आप? भले ही आपकी दोनों योजनाएं ठीक है। देखिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं है, आपके पास जनाधार नहीं है, आप विपक्ष के अंदर है जी, कोई आपके साथ नहीं है। अब आप मौके की ताक में बैठे, जैसे ही कुछ आए, इससे पहले कि वो चीज़ उपजनी शुरू हो, उसको पहले ही काट दो। किसान बिल में क्या हुआ? आवाज़ उठी कहाँ पर? पंजाब के अंदर जी, यूपी में नहीं उठी आवाज़। जी, यूपी में जो बाद में जो आंदोलन में बैठे, उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी का सपना पूरा हो गया। जी, कहा कि नहीं कहा? राकेश टिकैत ने कहा। जी, आवाज़ उठी पंजाब के अंदर, उसको भड़काने के अंदर वहाँ पे जो अपोजिशन थी उसका काम हुआ। उसका कारण था, आज टाइम नहीं है कि मैं आपको समझाऊं वो कारण। उसका फ़ायदा जो वामपंथ वहाँ पे ख़त्म हो गया था, उन्होंने उठाया। लोगों के अंदर गुमराह शुरू हुआ। जब पंजाब के अंदर चीज़ें बढ़ गई, उन्होंने कहा यहाँ पे क्यों बैठे हो, दिल्ली जाओ। उन्होंने कहा दिल्ली जाओ। दिल्ली आ गए, यहाँ पे सब मीडिया वगैरह उनको मिलने लगे, सब ऑर्गेनाइज तरीके से काम होने लगा। उसके बाद तो मौज ही मौज थी। जिसको कोई काम नहीं है, धरने पे जाके बैठ जाए, अच्छा खाना मिल रहा था, अच्छा सोने को मिल रहा था, दिन में नारे लगाओ, चीज़ें चलती गई। यूपी में संगठन ने देखा कि भाई ये पंजाब वाले तो बाजी मार गए, हम तो पीछे रह गए, अरे हम भी इसमें आ जाते हैं। तो और कहाँ कहाँ से फंडिंग आएगी, भी तो जांच वाले बताएंगे बाद में कि फंडिंग आई कहाँ से। लेकिन सर मैं इस सरकार को कमज़ोर सरकार नहीं मानता, ज़्यादातर लोग नहीं मानते, ऐसा है, लेकिन कमज़ोर सरकार नहीं है। और वो जैसा कि सिंह साहब कह रहे हैं, जैसा कि सरकार के और लोग कह रहे हैं कि भी किसानों की योजना, किसानों के जो कानून थे वो फ़ायदेमंद थे। तो मैं नहीं समझता कि एक कमज़ोर मतलब मजबूत सरकार को एक कुछ लोगों के दबाव में आके एक बड़े सबके फ़ायदे की चीज़ को वापस ले लेना चाहिए। कारण या तो आप पॉलिटिकली डरते हैं। मामला किसानों का है, सरकार किसानों की हितैषी है जी, तो हितैषी को तो फिर लागू करना चाहिए था। आपने देखा जी कि एक तबका जो है कुछ प्रदेशों का, एकदम आप उसका एक बहुत बवंडर बना दिया, उसको लोगों ने विदेशों में भी डालने की कोशिश की। तो एक मौका ऐसा आया कि इनको क्या बताया जाए। अब आप नहीं समझना चाहते, आप कुछ नहीं कर सकते।
सब तरीके से एक ये कहिएगा, अगर आप देखेंगे इतनी मेरे ख्याल मतलब से आपको लगा कि सहनशील- सरकार को बचाने के लिए ठीक है कि किसानों का फायदा ना भी हो तो चल जाएगा काम? सरकार को बचाने की बात नहीं थी, किसानों के खिलाफ एक्शन ना लेने की बात थी। जो हितैषी है वो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। उनका अच्छा भाई ठीक है, कुछ लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया, ये गुमराह होते ही रहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। सर, आर्मी से जुड़ी हुई जो चर्चाएं होती है, क्योंकि आप आर्मी से इतना बड़ा बैकग्राउंड है आपका, देश में बहुत सारी चर्चाएं विदेश को लेकर और हमारी सीमाओं को लेकर अक्सर होती रहती है। आप समझ रहे हैं कि सीमाएं सुरक्षित है? बार बार ये विपक्ष की तरफ से, फिर आप विपक्ष की बात करेंगे, वो कहते हैं कि चीन में जो कुछ हुआ उसमें सरकार ने सेना का जो मनोबल है वो कम किया, या जो बातें होनी चाहिए थी। एक दो लाइन में आपको उत्तर दूं। जी। जितने लोग ये बोल रहे हैं ना, इनसे पूछिएगा, सरकार के तौर पर जब वो सरकार में थे, जब भी कभी चीन ने कुछ किया, कृपया हमको बताने की कोशिश करें कि आपने क्या किया सरकार के तौर पर। आपने अपनी सेनाओं को क्या हुक्म दिया? क्या आपने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, आप उनकी आंख में आंख देखकर खड़े हो जाओ? आपने किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने ना भी किया हो, लेकिन अब आप तो मौजूद हैं अभी तो जिस हुआ है सरकार ना। में जनरल सिंह तभी जैसे तो- लोग तभी मौजूद तो- हो, तो आर्मी तभी तो आप आर्म देखेंगे फोर्सेस को लेकर फिर काम होना चाहिए। कन्फ्रंटेशन जो हुई है, जी। किस लिए हुई? इसीलिए हुई ना। आपने पहले की तरह चीज़ें करने की कोशिश की, आपने देखा ये तो चीज़ें नहीं चलेंगी, आपने कहा ये बंद, इसके आगे नहीं जा सकते। आप जो लाइन है वो ये है, फला जगह पर ये है, फला जगह पर ये है, फला जगह पर ये है। और इनके जितने भी विशेषज्ञ हैं ना, उनको एक दिन बुला लीजिएगा, ठीक है? मैं उनसे पहले पूछ लूँ कि आपके पास कौन सी सैटेलाइट ने आपको क्या खबर दी है। जो जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया है, चीन सकते न है। आज अगर उस इलाके में ज़्यादा एक्टिविटी है, वो उसकी बौखलाहट दिखाई देती है। तो एक तो ये है कि आप कहें जी, और जो कि मैंने कई बार देखा, अरे अपने उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, रहने दो, वो जो करते हैं करने दो, हमें उनके साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी। तो आप देश बेचने को तैयार हो। हम तो ऐसे ऐसे नेता हुए हैं जो क्या कहते हैं, सियाचिन देने को तैयार थे, डीमिलिटराइज कर दो। वो आकर अगर बैठ भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो 1950 वाली बात है ना कि वहाँ तो घास का तिनका भी नहीं उगता, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऐसा है कि जिस तरीके से सेनाओं को एक मनोबल मिला है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ खड़ी है, वो चीज़ पहले देखने को नहीं मिलती थी। पहले अगर सेना ने कुछ कर लिया, अगर वो हो गया ठीक तो ठीक है, नहीं हुआ ठीक तो भाई अपने घर जाओ। ये मानकर चलिए कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए, समस्या को ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप कुछ करें ना, समस्या के बारे में बोला ही ना, और पता नहीं कितने इंस्टांसेस हैं जो कि मैं इन विशेषज्ञों को बता सकता हूँ, क्योंकि आज सब विशेषज्ञ बन गए, जबकि उनके टाइम में गड़बड़ हुई है, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ हुई है। तो ये बहुत दिल के अंदर से मैं आपको कह सकता हूँ, अभी जो नेतृत्व है उसने सेनाओं के कंधे पे हाथ रखा है और उनको कहा है कि जो चीज़ ठीक है वो करनी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का इसमें मतलब नहीं है कोई। सर, सेना से जुड़ी, आर्म फोर्सेस से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना है कि आपने कहा कि सेना को हाथ रखा हुआ है। हमने बड़े जोर शोर से प्रचार किया कि सीडीएस की एक बहुत ज़रूरत है, लंबे समय से मांग हो रही थी, आपने सीडीएस बना भी दिया। दुर्भाग्यवश, दुर्घटनावश सीडीएस अब नहीं रहे।
अब जरूरत नहीं है, अब आप भूल गए? नहीं, ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत है? वो कितना समय हो गया, जितने समय सीडीएस रहे नहीं उससे ज़्यादा समय से तो खाली पड़ी है पोस्ट। देखिए, मामला जो उनके लिए शर्तें बनाई गई थी, जो चीज़ें की गई थी, ऐसी चीज़ घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो पहले सोची नहीं गई थी, अब उनके ऊपर विचार किसी को दिया है काम करने के लिए। जी। जिस दिन काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है ना कि सीडीएस की ज़रूरत है हमें, और ये काम तुरंत होना चाहिए गंभीरता से? आज के युद्ध में है। उसका कारण है कि आज का युद्ध एक सेना का युद्ध नहीं है, इसीलिए आज के युद्ध के अंदर सब लोग सब चीज़ों को मिलाकर किया जाता है। जी। और मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा आपको, पॉलिटिकल लीडरशिप को एक मिलिट्री के तौर पर एक आदमी चाहिए जो कि उनको सलाह भी दे सके, उसको कंसल्ट भी कर सके, और उसके माध्यम से सबको इकट्ठा कर एक्शन भी लिया जा सके। जी। ज़रूरत है। अब उसके सीरियस के कई मॉडल हैं। इतनी नॉन सीरियसनेस क्यों है सरकार में कि नॉन सीरियसनेस नहीं है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार जब कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद अलग अलग पहलू के ऊपर विचार करना पड़ता है। जिन चीज़ों के ऊपर पहले विचार नहीं किया गया था, अब उनके ऊपर हो रहा होगा विचार। मतलब आप कह रहे हैं कि रीथिंकिंग हो रही है सीडीएस को लेकर, या उसके फॉर्मेट को लेकर? सीडीएस को लेकर नहीं, उसकी कैसे हमको उसका चयन करना चाहिए, कैसे कल और कोई अगर हादसा हो जाए तो हम ऐसी सिचुएशन में ना आए। तो उस समय जल्दी की गई, ऐसा जल्दी नहीं। देखिए, कई चीज़ें नहीं मुझे बताइए, किसने सोचा कि इतना भीषण दुर्घटना होगी? किसने सोचा? क्या नहीं सोचा ना। एक बार पहले 61 के आपको आर्मी का ऑफिसर यदि ये कहे कि ये नहीं सोचा कि भीषण दुर्घटना हो जाएगी, ये तो बात जस्ती नहीं, क्योंकि आर्मी का आदमी तो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होता है। देखिए, हमारे पूरे सिस्टम में आप देखिए, राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति नहीं हो तो क्या, मतलब दुर्भाग्यवश की बात कर रहा हूँ, तो उपराष्ट्रपति है या वो नहीं है तो पूरा सिस्टम है। वो तो है ना, वहाँ पर अभी जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो देख रही है। जी। मैं इसलिए सोच रहा हूँ, इसलिए ये गंभीर विषय है कि सरकार में एक 4 स्टार जनरल बैठा हो, वो 75 लोगों के बीच हो, उससे बेहतर सीडीएस ना हो। देखिए, 75 लोगों के बीच में 4 स्टार जनरल को 75 लोगों में बैठाने से बेहतर है कि मैं सीडीएस के तौर पर देखूं। सीडीएस 75 लोगों के बीच में नहीं थे, ठीक है। सीडीएस जो है, उनका एक काम था, उनका एक चयन इसीलिए उनका किया गया था। अब वो चले गए हैं। इस दुर्घटना के बारे में कोई नहीं सोच सकता था। एक दुर्घटना हुई थी हमारी 1961 में, हमारे 5 लोग उसमें गए थे, जिसमें 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे। उसके बाद हुक्म पास हुआ। क्या आपका अगर मैं तर्क लूँ तो क्या 1961 तक किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है? नहीं सोचा। अब जब हो गया तो उसके बाद आदेश हुआ कि एक लेफ्टिनेंट जनरल के साथ दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बैठेगा। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपसे, जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ आपसे कि क्या तो हमें एक सीडीएस लायक ऑफिसर नहीं मिल रहा, पहली बात। दूसरी बात, जो रैंकिंग की गई वो आप ज़्यादा समझा सकते, क्योंकि मैं तो बहुत मोटे तौर बहुत छोटी चीज़ समझता हूँ। एक 4 स्टार जनरल सरकार के सामने हो तो वो सीडीएस क्यों ना हो? देखिए, 4 स्टार जनरल तो 3 है ना उनके पास, ठीक है। अब उनके चयन करने के लिए इन्होंने जो प्रथा पहले बनाई थी, क्या उस प्रथा के अंदर बदलाव लाना आवश्यक है? अब जब आपके पास एक हादसा हो गया, ठीक है, तो उसको कैसे आपने सॉर्ट आउट करना है? आपने कितना एक्सपीरियंस रखना है? क्या अब हमारे तीनों जो चीफ हैं एक सीनियरिटी के हैं, एक ही कोर्स के हैं, ठीक है, कितना कितना टाइम हुआ इनको बने हुए उसको ठीक। तो ये चीज़ सोची जाएगी कि नहीं सोची जाएगी कि सीडीएस का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने एक्सपीरियंस के बाद उसको सीडीएस बनाया जाए या उससे पहले बनाया जाए? नहीं तो बाकी तो फौज के अंदर सब चीज़ें क्लियर है। चीफ अगर कहीं जाता है, वाइस चीफ करता है, वाइस चीफ जाता है और कोई करता है, हर एक जगह है, वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वाइस चांसलर तो बैठा हुआ है हमारे पास, वाइस चांसलर तो बैठे हुए हैं, 3 प्रिंसिपल एक साथ हो तो क्या हुआ? तो लेकिन अगर सीडीएस बनाने के लिए अगर आपने वो रखा नहीं कि भाई इतने साल तो कम से कम वो देखे कि क्या हुआ है,
अब वो अगर लेकिन आप आप समझते हैं कि जरूरत है एक सख्त की उस पर तुरंत कुछ होना चाहिए। इसीलिए सोच विचार चल रहा है, और जिनको काम दिया होगा वो इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे होंगे कि भाई आगे के लिए कभी ऐसी कोई दिक्कत आए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और जब आप किसी चीज़ के अंदर परफेक्शन लाना चाहते हैं, टाइम लगता है। आपने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, फौज में भी, ये भी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया, 3 साल हो गए उस बात को, 370 को हटाए हुए। क्या आपको लग रहा है कि 370 को हटाने का जो एक सीधा नज़र आने वाला फ़ायदा होना चाहिए वो दिखाई दे रहा है? मतलब आप कहेंगे कि हाँ ये हो गया, वो ठीक है। देखिए, 370 एक मानसिक बाधा थी कश्मीर के आम नागरिक के बीच में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जी। और मैंने ये चीज़ बचपन से देखी है। मेरे पिता पोस्टेड थे कश्मीर के अंदर, मैं स्कूल से उनसे मिलने गया, हम लोग श्रीनगर गए, मैं कुछ ख़रीदने गया, दुकानदार ने कहा तो इंडिया से आए हो बेटा। अब मैं आके सोचने लगा ये इंडिया नहीं है क्या? ये मानसिक रुकावट थी, और ये मानसिक रुकावट चलती रही। इसके अंदर किसका फ़ायदा था? जो वहाँ पर सियासी लोग थे उनका फ़ायदा जी। कि आप कभी कुछ हो तो जेब में से, एक लीडर थे ऐसे, जेब में से एक हरा रुमाल निकालते थे, एक में से नमक निकालते थे, देखो सेंधा नमक, ये पाकिस्तान का नमक है, ये हरा हमारा झंडा। लोगों को बहकाने का एक सियासी तरीका था, वो हट गया है। वैली में हटा? बिल्कुल, पूरा हट गया। और मैं वैली की भी आपको बात बता देता हूँ, लोग बाग शायद इस चीज़ को समझते नहीं है। 2004 की बात है, सरकार का एक स्टेटमेंट था कि बॉर्डर नहीं बदले जाएंगे, लेकिन आवागमन के अंदर हम और सुगमता लाने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे जो आम नागरिक था, आम मानसी था, उसने क्या कहा? उसने कहा जब बॉर्डर नहीं बदले जाएंगे तो हम ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं, हमारा ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उस दिन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को आम आदमी का जो एक परोक्ष सपोर्ट मिलता था वो कम हो गया, खत्म हुआ। ये जो मानसिक बाधा है ये हटाई है। 370 जबरदस्ती। सर अभी भी आतंकवादी घटनाएं तो वहां पर कम नहीं हुई। आतंकवाद को इससे मत जोड़िए। कश्मीर के जो लोग हैं मोटे तौर पर आप समझते होंगे वो आज भी उस तरह से नहीं जुड़े हुए, इन्वर्टेड में मैं कह दूं, यदि कुछ लोग कह ले तब भी, तो वो नहीं जुड़े हुए, जिसका जो जिक्र जनरल सिंह के बचपन की घटना है उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बचपन के बाद में बहुत लंबे समय रहे हैं वहाँ, इसीलिए मैंने कहा। और मैं आज भी आम कश्मीरी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आम कश्मीरी के दिल में खुशी है कि अब उसका वहाँ के सियासी लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जी। 370 को लटकाया जाता था, हम अलग हैं, हमारा झंडा अलग है, हम बिल्कुल अलग हैं, वो बात ख़त्म हो गई। और ये आम नागरिक वहाँ का समझता है। आम कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, नेताओं की बात नहीं कर रहा। नेताओं की मुझे चिंता नहीं है, नेताओं की परवाह नहीं करता। बोलने में फ़ायदा है कि 370 हटा दिया, हमारी रोजी रोटी चली गई जी, हमने जो महल बनाया उसके ऊपर आँच आ गई, वो कह सकते हैं। नहीं, उनकी मैं चिंता नहीं कर रहा। आम नागरिक खुश है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो वहाँ पे लागू ही नहीं थी। जी। आज वहाँ पे पहाड़ी खुश है, वहाँ के गुजर खुश हैं, वहाँ का SC ST खुश है। आपको पता है कि वहाँ पे जो बेचारे सफाई के लिए नीचे पंजाब से जाते थे उनको कोई वो नहीं था, उनको मानता ही नहीं था, आदमी नहीं मानता था उनको कोई। वो खुश हैं। हाँ, वो लोग नाखुश होंगे जो अब तक मलाई खा रहे थे। मलाई बंद कर दिया आपने उन लोगों के? नहीं, मलाई खा सकते, काम करें, मलाई खाएं।
हमने मलाई नहीं बंद की। कश्मीर से थोड़ा सा इधर आए जम्मू में, तो एक और महत्वपूर्ण घटना है। जो लोग सोच रहे थे कि आपने जो 370 का एक बड़ा झुंझुना थमाया था, हटा दिया, कि कश्मीरी पंडितों की वापसी होगी। अब 8 साल बाद लोग निराश होने लगे हैं कि सिंह साहब के रहते हुए भी पंडितों की वापसी जम्मू में, कश्मीर में नहीं हो रही, वैली में नहीं हो रही, और जो जाते हैं वो टारगेटेड किलिंग हो रही है, आप देख रहे हैं। क्योंकि सिंह साहब कहते हैं मेरे हाथ है तुम्हारे पीछे, तुम चले जाओ, वो वहाँ चला जाता है, वहाँ टारगेटेड किलिंग होती है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है जी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चम्मच से आपको थाली परोसी जाएगी, उसके बाद चम्मच से आपके मुंह में खाना डाला जाएगा, मुंह खोल के फिर उसको चबाने के लिए भी ऐसे किया जाएगा, नहीं होता ज़िंदगी में काम। कश्मीरी पंडित जाएंगे, रहेंगे। पाकिस्तान का क्या इसमें एम है, ISI का क्या एम है? किसी तरह एक दो को करके दहशत फैला दो दोबारा। जी, उसी से शुरू हुआ था ना सब कुछ। हाँ, वो तो 90 के दशक में जी, आपने ऐसी दहशत फैलाई कि लोग बाग वापस, और ऐसी निशंसता दिखाओ कि लोग बाग डर के फिर भाग जाए। तो सामना करने के लिए तो रुकना पड़ेगा। नहीं, आप और बात में समझा नहीं। आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वो लड़ाई शिद्दत से नहीं लड़ रहे वापसी की। कश्मीरी पंडित को भी अपना मन बनाना पड़ेगा कि मैं जाकर रहूँगा और अपने हक के लिए वहाँ पर टिकूँगा। मतलब उन्हें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा आप कह रहे कुर्बानी तो सबको देनी पड़ती है। हैं। जी, आपको अपना घर चाहिए तो अब आप ये कहें जी मैं तो एक बार कुर्बान हो चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं होऊंगा। तो अपने घर के लिए तो करोगे ना। लेकिन अगर आप इसमें खुश हो कि ठीक है भाई, नीचे पड़े हुए हैं, मेरे बच्चे जाना नहीं चाहते क्योंकि वो तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए, पेंशन हमको मिल रही है या तनख्वाह हमको मिल रही है, हमारी प्रॉपर्टी जैसी पड़ी है उसको कोई ले नहीं सकता, क्या जाने का फ़ायदा है? एक वो नज़रिया है। दूसरा ये कि हाँ हम जाना चाहते हैं, आप बताइए कि आप हमारे क्या कर सकते हैं? कैसे हमको बसाएंगे। अगर हमको आप सेपरेट कॉलोनी में बसाएंगे तो हम टारगेट बनते हैं। जी, अगर हम अपने गांव में जाते हैं, हमको नहीं पता, अब तो हम इतने सालों से गायब हैं। जो हमारे जानकार थे वो भी बेचारे बुजुर्ग हो गए, उनकी चलती नहीं है। एक रेडिकलाइजेशन का जो सिस्टम हुआ था, वो रेडिकलाइजेशन का सिस्टम अगर कम भी हुआ तो भी कुछ तो बचे हुए। तो ऐसे माहौल के अंदर उनको सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा जी हम तो गए नहीं, हम तो यहीं पे बैठे। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्या? इसका मतलब मैं ये सोचूं कि सरकार अब हाथ झाड़ रही है कश्मीरी पंडितों की वापसी से, कह रहे हैं जब आप ही नहीं जा रहे तो हम क्या करेंगे? सरकार आप तो इतना लंबा वादा कर रहे थे, इतना कैंपेन कर रहे थे। तो ये जी सरकार पूरे तरीके से कोशिश कर रही है कि लोग भाग जाएं। लेकिन हमारी पता है क्या मानसिकता क्या है? 370 हट गया, बटन दब गया, आप चले जाओ, बस जाओ, सब कुछ ठीक है। नहीं, 370 हटा है, मानसिकता में बदलाव आएगा, लोग बाग जाएंगे, लोग बागों के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर रह रहे हैं ठीक है। इसके अंदर अगर कोई दिक्कत आती है तो डरना नहीं है। ये प्रोसेस बटन दबाने वाला प्रोसेस नहीं है। और किसी भी कम्युनिटी को आप ले लीजिए, चिट्टी सिंहपुरा के अंदर हुआ था सिख कम्युनिटी के साथ, सब सिख भाग गए क्या? बताइए आप मुझे, नहीं भागे ना। सर आप कश्मीरी पंडितों को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं या आप कह रहे हैं कि भाई उनकी इच्छा नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं? उनकी इच्छा की बात नहीं है, उनको और गंभीर इशू है सर ये। और ये आपकी सरकार और बीजेपी की पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 सरकारों के कार्यकाल के बाद भी यदि पंडितों की वापसी नहीं होती तो फिर तो सवाल होता है सर। सरकारों को फिर आप क्यों मनमोहन सिंह सरकार पे कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं? तब क्यों नहीं आपने कहा कि कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहे? देखिए, उस टाइम 370 नहीं हटा था, ठीक है, तो 370 मानसिकता में बदलाव आना शुरू नहीं हुआ था। 3 साल हो गए। हाँ, तो 3 साल में क्या मानसिकता पूरी बदल जाएगी क्या? जी, टाइम लगेगा। क्या ISI ने कहा कि अपना झंडा नीचे कर लिया क्या? या पाकिस्तान ने कहा मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा? इतने पैसे उसने लगाए हैं, जी, दिवालिया हो गया बेचारा जी, इसी काम के अंदर, तो कुछ तो करेगा ना, कुछ तो हरकत रहेगी। तो ये होगा,
कोई भी चीज़ एकदम से चीज़ नहीं होती है। कई फैमिलीज वापस गई हैं, कई फैमिलीज ऐसी भी हैं जो वापस नहीं आई थी। जी, बहुत कम है हिंदू, कश्मीरी हिंदू जो है, कुछ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पे रहे, जब ज़्यादा कुछ हो गया तो जम्मू में आ गए, जी, फिर वापस चले गए। इसी तरीके से कश्मीरी पंडित समुदाय भी वापस जाएगा, अपने घर जाएगा। आप देखते जाइए। आपको लगता है कि अभी पॉलिटिकल प्रोसेस से शायद कुछ ज़रूरत है और उससे बदलाव हो? आएगा, पॉलिटिकल प्रोसेस का टाइम है, आएगा, चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि अभी होम मिनिस्टर साहब ने भी इस बात का जिक्र किया, तो जल्दी संभावना आप देखते हैं? देखिए, अभी इसको हमारे गृह मंत्री देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि जो भी कदम उठाया जाएगा वो कश्मीर के आवाम की भलाई के लिए उठाया जाएगा। डिलिमिटेशन भी अब हो गया, अब तो आपके लिए भी फायदेमंद हो गया है, जो भी बन है, सकती है आपकी सरकार, अब मिली जुली की जरूरत नहीं है, तो आपको ज़्यादा जो उम्मीद होगी। जो वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कौन आएगा, क्या आएगा, कौन अच्छी सरकार देगा नहीं देगा, ये धीरे धीरे एकदम से चीज़ें नहीं बदलती हैं। लोग बाग एक लीक के अंदर फंसे हुए थे, अब लीक से निकल रहे हैं, उनको निकलने दीजिए, थोड़ा और समय दीजिए। घावों को भरने में भी समय लगता है। जी, ये बात ठीक है। घावों को भरने की बात की आपने, तो पूरे देश भर में एक तरफ आप कह रहे हैं कि घावों को भरने में समय लगता है, दूसरी तरफ ऐसे लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा हो गया कि हम नए घाव पैदा कर रहे हैं, और देश भर में एक टेंशन जो है ना, मैं उसे कम्युनल टेंशन नहीं कह रहा, ओवरऑल एक टेंशन लोग फील कर रहे हैं। आपको नहीं लगता बात बात पर कुछ ना कुछ होता है? देखिए, ये घाव या कई बार लोग बाग कुछ चीज़ें पैदा करने की कोशिश करते हैं, कुछ समुदाय अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं जिनको जिस चीज़ के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है, वो सोचते हैं कि एक ही लाइन से सब चीज़ें होती हैं। कुछ उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको बाहर से थोड़ी हवा मिलती है, और इसमें फिर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। मुझे आशा है कि और मैं जानता हूं कि हर पॉलिटिकल सिस्टम में सब लोग एक तरह के नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैच्योर होते हैं, वो समझते हैं चीज़ों को और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री जी की जो एक सोच है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, वो जो सोच है वो इस चक्कर में परकोलेट नहीं हो पाती, और जो सरकार के जो आप काम कर रहे हैं, सरकार के जो डेवलपमेंट है या प्रोसेस है, वो बार बार एक ब्लॉकेज पर आकर रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड आप जाते रहते हैं ना, उत्तराखंड में अचानक कोई पहाड़ गिर के वो हो जाता है, वो आपकी सड़क को चलती रफ्तार को रोक देता है। एक चीज़ को मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ना जी, तो आपके आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं कि विजय त्रिवेदी इतना अच्छा क्यों कर रहा है, ये क्यों वहाँ पर जाता है, ये क्यों उससे मिलता है। आपकी टांग खींचने वाले बहुत मिलेंगे, चाहे आप उनकी भलाई के लिए भी कर रहे होंगे। अब इससे ज़्यादा बड़ा उत्तर चाहिए क्या? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी बातों से तो नहीं जीता जा सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बेहतर करते रहें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।